हेलो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक। आज हम एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कोरोना वायरस के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है। ऑयल प्राइस गोज नेगेटिव फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि ऑयल प्राइस पहली बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव में गई है। अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें इसको, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से ऑयल प्राइस नेगेटिव में चली गई है। यानी कि जो वैश्विक तेल आपूर्ति है या फिर वैश्विक तेल की जो प्राइस है, कीमत है, उसमें व्यापक परिवर्तन आया है और कीमतों में लगातार गिरावट रही है। अब ये लगातार गिरावट रही है, इसका अर्थशास्त्र से क्या संबंध है और कैसे अर्थशास्त्र से इसका संबंध जोड़ा जाए और कैसे इसमें कीमतों में लगातार गिरावट रहा है। और कीमतें जो कि आप जैसे कि इस मैप के थ्रू देखिए, आपको समझ में आएगा कि कीमतें -37.63 डॉलर प्रति बैरल कीमतें माइनस में चल रही हैं, जो कि मार्च को यानी मार्च 2020 में $40 प्रति बैरल थी, वो अब -37.63 प्रति बैरल में है। यानी जहां मार्च में +40 में थी, वहां अब -$37 प्रति बैरल पर आ गई है। दोस्तों, ये एक ऐसी दशा है जिसमें आपको किसी देश के द्वारा पैसे भी दिए जाएंगे और ऑयल भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देश आपको पैसे भी दे आपके मतलब सीएडी में, यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट में, यानी कि जो आपका करंट अकाउंट है जो आप भुगतान करते हो, उसमें आपको पैसे भी दे और ऑयल भी दे। हाँ फ्रेंड्स, ये है, ये प्रोसेस है कि आपको कोई देश पैसे भी देगा, यानी कि आप उस जो खाते में आपके -$37 प्रति बैरल प्लस कर दिए जाएंगे आपके खाते में और साथ में ऑयल भी देगा। फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट की क्या रूपरेखा रही, क्यों ऑयल की प्राइस इतनी कम हो गई, यानी कि जो माइनस में है। और आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आना सहज है कि भारत इससे क्यों नहीं लाभ कमा पा रहा है, क्यों भारत इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। फ्रेंड्स, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, आप धैर्य रखें। फ्रेंड्स, जो बात है कि ऑयल प्राइस है वो WTI और एक हिट्स होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप इसमें देख पा रहे हो कि ये WTI और एक ब्रेंट होते हैं। दो स्केल होते हैं, ये दो मार्क होते हैं या फिर दो मानक होते हैं। ऐसे एक दुबई मार्क भी है जो कीमतें तय करते हैं। अब WTI है, उसने कीमतें माइनस में कीमतें तय की है, जीरो में कीमतें तय की है, यानी कि -37.63 डॉलर प्रति बैरल है तय की है। जबकि ब्रेंट है वो यूरोप का है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ब्रेंट यूरोप का है और WTI जैसे कि उत्तरी अमेरिका जैसे देशों का मानक है जो कीमतें तय करने के मानक निर्धारित करता है। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि इससे अच्छा होता है कि वो उत्पादन ही बंद कर देता। हाँ फ्रेंड्स, सही कह रहे हैं कि आप उत्पादन बंद कर देती। वो कंपनियां जो आज इतने लॉस में चल रही है, इतने लॉस में, यानी किसी देश को पैसे भी दे रही हैं और ऑयल भी दे रही हैं, तो उनको उत्पादन बंद कर देना चाहिए। हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन है जो ऑयल का उत्पादन करती है, अगर उनसे ऑयल उत्पादित नहीं किया जाता तो जितना ऑयल वो उत्पादन करने में और बेचने में नुकसान हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उत्पादन न करने से उन जो ड्रिलिंग के पाइप है वो बंद हो जाते हैं और हमेशा के लिए वहां से ऑयल निकालना, उत्पादन करना बंद हो सकता है। यानी बंद हो जाता है, हो सकता नहीं, बंद हो जाता है। और दोस्तों, इसके कारणों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको ये WTI और ब्रिट, इनका अध्ययन कराएंगे, इनके अंतर का अध्ययन कराएंगे और आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, उससे पहले आप कुछ टॉपिक है उनका अध्ययन करें। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि कच्चा तेल क्या है और इससे क्या आशय है। साइंस में जैसे कि हम कच्चा तेल के बारे में अध्ययन करते हैं तो एक अपरिष्कृत ऑयल होता है, यानी कि अनरिफाइंड ऑयल, यानी जिसमें हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट से बना हुआ रहता है, अर्थात प्रकृति से। अब जैसे कि आपको पता है, ऑयल जो क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है, वो कैसे बनता है दोस्तों?
ये प्रकृति में जीवाश्म ईंधन से बनता है, जो हजारों साल लाखों साल से प्रकृति के अंदर दबित, यानी कि सड़न गलन से जो दबित है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर, वहां से ड्रिलिंग के माध्यम से निकाला जाता है। यानी कि सड़न गलन से, जीवाश्म ईंधन के सड़न गलन से ये पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, और उसको ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों, ये जो उत्पादन है उसमें कुछ संसाधन भी लगते हैं। संसाधन में जैसे कि आप भूमि है, या फिर श्रम है, या फिर पूंजी है, या फिर उद्यमशीलता है। इन सभी के प्रयास होंगे तभी किसी संसाधन को प्राप्त किया जा सकता है। अब संसाधन भूमि, आप जैसे बोलोगे धरती, फ्रेंड्स धरती, इसके मतलब इस भूमि का उपलक्ष्य आप धरती के अर्थ में नहीं लें, इसका आप लक्ष्य, इसका अर्थ लें एक संसाधन के अर्थ में। जैसे कि पानी है भूमि पर, संसाधन है, यानी बिना पानी के आप ऑयल परिष्कृत निकाल नहीं सकते, आप रिफाइनरी कर नहीं सकते आप, तो पानी के माध्यम से ही तो ऑयल निकल पाता है। तो एक तरीके से ये उत्पादन का साधन हो गया पानी। तो एक तरीके से भूमि क्या है, भूमि के संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। अब जैसे कि आप क्रूड ऑयल ही ले लीजिए, ये भी एक संसाधन है। तो दोस्तों, ये इसको एक तरीके से काला सोना भी कहते हैं क्रूड ऑयल को, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी प्रेजेंट में आपने न्यूज में देखा हुआ कि सेल ऑयल और क्रूड ऑयल दो अलग अलग तरह के ऑयल हैं। अब सेल ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल जैसे कि कच्चा तेल, यानी कि जैसे ड्रिलिंग के द्वारा, या फिर मध्य एशिया में जैसे आप देख रहे होंगे स्ट्रेटेजिक जो कुएं बने हुए हैं, उनके द्वारा उनको निकाल कर वहां पे रखा जा रहा है। ओपेक देश है, वहां पर भी ये प्रयास चल रहे हैं। और वहीं सेल ऑयल है, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में ये बहुतायत मात्रा में निकाला जाता है सेल ऑयल, और ये अवसादी चट्टानों से बनता है, अवसादी चट्टानों में दबाव डालकर। और साथ में जो इसको निकालने का प्रोसेस होता है कि अवसाद चट्टानों में दबाव डालकर पानी और बजरी को गर्म करके इसको निकाला जाता है दबाव डालकर, तो ये सेल ऑयल है। अब ये सेल ऑयल और क्रूड ऑयल ये दोनों अलग है। तो आप इन सभी को, यानी कि वैश्विक स्तर पर, जैसे कि अभी कुछ खेप आई थी कि अमेरिका से सेल ऑयल की खेप आई है भारत के लिए, तो वो अलग अलग स्तर है, तो आप उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अब WTI और ब्रेंट और दुबई, ये तीन मानक है फ्रेंड्स, ये तीन मार्क हैं जो जिनके आधार पर तेल की कीमतें तय होती हैं। क्योंकि हम जो प्रोसेस को समझेंगे, आगे तक जाएंगे, इन प्रोसेसों को समझने के बाद आगे हम श्रृंखला में इन टॉपिकों को जोड़ पाएंगे। क्योंकि इन टॉपिकों की समझ के बिना हम आगे समझ नहीं पाएंगे कि जो वैश्विक स्तर पर जो कीमतों में इतना मतलब माइनस में कीमतें रही हैं, वो क्यों रही हैं, और इससे भारत क्यों फायदा नहीं उठा पा रहा, और क्यों भारत के द्वारा ऑयल की प्राइस इतनी कम नहीं की जा रही, वो सब कुछ बताएंगे आपको, क्या कारण रहा है वो सब बताएंगे। तो आप फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं WTI, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता सकता हूं कि फुल फॉर्म है इसकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? ये एक प्राइस को या फिर मूल्य को निर्धारित करने वाली एक श्रृंखला है। उसी प्रकार से ब्रेंट भी है, ये भी, और इसी प्रकार से दुबई क्रूड है, ये भी। ये तीनों श्रृंखलाएं हैं जो किसी मूल्य को निर्धारित करती है कि इसकी कीमतें कितनी होगी मार्केट में। तीनों के आपने अंतर देखे आप, जैसे कि ना मतलब जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आप देख रहे हैं, इसको आप इससे समझिए। एक मिनट में आपको बताता हूँ, इसे समझिए आप कि जो नॉर्थ अमेरिका में आप WTA देख रहे हैं, यहाँ से शब्द है, तो यहाँ पे कीमतों का निर्धारण ये करता है WTI। और ब्रेंट है, ये जो पश्चिमी एशिया है, सॉरी पश्चिमी यूरोप है, और साथ में ये मध्य एशिया के भी कुछ श्रृंखलाबद्ध देशों की जो कीमतें हैं वो तय करता है। तो ये है इनकी कीमतें तय करने के स्तर। तो दोस्तों, जैसे कि WTI है और ब्रेंट है, इनके हम अध्ययन करने, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक व्यापार का, एक मर्चेंटाइज व्यापार, न्यूयॉर्क का एक एक्सचेंज मार्केट है WTI, जिसे शॉर्ट में हम वाईमैक्स भी कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर देखें, जैसे कि ब्रेंट है, अब इसको आपने देख लिया, ब्रेंट है, ये भी ट्रेडिंग इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज मार्केट है, जो भी ये ट्रेडिंग का कार्य करता है ब्रेंट भी, और ये भी एक तरीके से कीमतें तय करने का काम करता है। अब इन दोनों में लागत जन्य भी प्रभाव है, यानी कि लागत WTI की लागत ज्यादा है ब्रेंट के मुकाबले। अब ब्रेंट की लागत कम क्यों है और WTI की लागत ज्यादा क्यों है?
अब WTI है वो क्या है कि जो लैंडलॉक कंट्री अधिकांशतः WTI के जो ऑयल सेक्टर है वहां पे है। अब लैंडलॉक कंट्री है उनको परिवहन लागत ज़्यादा लगती है, जबकि ब्रेंट है जो देश है इसमें मध्य एशिया के जो देश है जो क्या है समुद्री यानी सी के पास में, तो उनमें जो ऑयल की लागत है वो कम लगती है, यानी कि ऑयल की परिवहन की लागत काफ़ी कम लगती है समुद्र के पास होने के कारण। अब WTI है इसमें सेल ऑयल है, सेल ऑयल के अलावा दूसरे ऑयल भी हैं, सेल ऑयल मतलब अधिकाधिक मात्रा में है। और जो ब्रेंट है इसमें क्रूड ऑयल ज़्यादा है जो ओपेक देश है। तो भारत, आपको जो मेन टॉपिक याद करना है, मेन व्यू याद करना है, जो मेन लाइन में बोल रहा हूँ ये ध्यान रखनी है आपको कि भारत ब्रेंट क्रूड ऑयल का हिस्सा है। भारत ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो कीमतें निर्धारित होती है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कीमत निर्धारित करता है उसके आधार पर भारत यानी किसी देश से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आयात करता है, तो इसी के तहत कीमतें तय होती है, न कि WTI। तो दोस्तों ये प्रोसेस है इसका। अब आप जैसे कि एक बार आप एक प्रोसेस देख लीजिए कि ये आप जैसे कि समझ पाएंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे ये ओपेक देश हैं जो कच्चे तेल के देश हैं, जो कीमत निर्धारण करने में ओपेक देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कीमत निर्धारण में भूमिका है यानी कि कितनी कीमत हो, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी इनकी ही भूमिका होती है कीमत निर्धारण में, और कहीं ना कहीं कीमत निर्धारण में ओपेक देश का कुछ हिस्सा होता है। अब जैसे कि आपको पता है 1961 में ओपेक की स्थापना की गई थी। इसके स्थापक राज्यों में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, और इसका हेडक्वार्टर जैसे कि स्टार्टिंग में जिनेवा में था, बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया था, और अभी हाल में कतर और इक्वाडोर इसके सदस्यता से बाहर हुए हैं। तो देश, मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि ओपेक भी कहीं ना कहीं कीमत निर्धारण में सहयोग करता है, कि ओपेक देश है उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं कीमत निर्धारण में कुछ सहयोग किया जाता है। ये नहीं कि पूर्णतः ओपेक देश ही कीमत निर्धारण करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग होता है, यानी उनका भी कीमत निर्धारण में कहीं ना कहीं भूमिका होती है। अब जैसे कि दोस्तों क्या क्या कारण रहे हैं वो भी हम अध्ययन करेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ओपेक देश है उसी तरह ओपेक प्लस मेंबर का एक ग्रुप भी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू में एशिया है, सॉरी ब्लू में जो रूस है, और इधर आप इक्वाडोर देख पा रहे होंगे, इधर सॉरी वेनेजुएला देख पा रहे होंगे, और ये काफ़ी सारे देश हैं जो ओपेक प्लस में हैं। और इधर आप जो ओपेक के देश देख पा रहे होंगे जिसमें आपने अभी मैंने बताया ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला जैसे देश ये ओपेक के हैं, और ओपेक प्लस एक दूसरा राउंड है जो अन्य देश हैं जो ऑयल का उत्पादन करते हैं, जैसे ओपेक देश करते हैं ऐसे ही ओपेक प्लस मेंबर है वो भी क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं ड्रिलिंग के माध्यम से। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट होते हैं। अभी हाल में एक एग्रीमेंट हुआ था फ्रेंड, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये जो रूस के PM, रूस के राष्ट्रपति हैं, आप देख पा रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन, और इधर सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर जैसे कोरोना वायरस से पहले एग्रीमेंट हुआ था, अगर हम दोनों देशों में किसी के पास में सप्लाई में या फिर डिमांड में कोई कमी रही है, उतार चढ़ाव रहा, तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन ने हाँ किया, और इधर सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री ने भी हाँ किया। अब दोनों के हाँ करने के बाद में आज जो कोरोना वायरस की प्रोसेस के कारण जो रूस के राष्ट्रपति है उन्होंने अपने हाथ इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिए, क्योंकि सप्लाई मार्केट है, तो वो सप्लाई मार्केट में इन देशों के पास में जो मध्य एशिया के देश हैं सऊदी अरेबिया, उनके पास काफ़ी उत्पादन हो गया, काफ़ी स्केल पर उत्पादन कर लिया। अब इतनी मांग है नहीं, सप्लाई काफ़ी सारी प्रोसेस हो गई, अब सप्लाई कम हो गई तो कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हो तेल की अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो कोई लेगा ही नहीं, अब प्रेजेंट में डिमांड है ही नहीं, तो सप्लाई का क्या करेंगे, सप्लाई हो नहीं पाएगी। तो वो बात है, तो इन दोनों से हाथ बाहर निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। और दूसरा मेन कारण जो फ्रेंड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो कारण ये है, अब वो कारण ये है जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्यूचर ट्रेड मार्केट भी होता है इसका, जो मेन कारणों में योगदान देता है।
अब कच्चे तेल की कीमत है वो कौन कौन से कारण है जो मुख्य कारण बन रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों के। तो हम जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के क्या क्या कारण रहे हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट में एक तो मांग है, आपूर्ति है। क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो, अगर मांग बढ़ती है तो कीमतों मतलब ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर मान लो आज जैसे कि देख रहे हो, अब शराब की मांग बढ़ रही है तो उसकी कीमतें सरकार को ऑटोमेटिक बढ़ानी पड़ रही है। ऐसे ही ऑयल की, अगर ऑयल की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। अगर मान लो दूसरी तरफ बाजार की कुछ शक्तियां होती हैं तो उनके तहत काम होता है। अगर मान लो आपूर्ति यानी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होगा। आप समझ रहे हैं ना कि अगर मान लो आपकी आप सप्लाई अगर किसी चीज की आपको ज्यादा हो जाए तो उसका प्राइस कम नहीं हो जाएगा। मार्केट में सप्लाई होने पर वो जो वस्तु है यानी ऑयल, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो मार्केट में उस सप्लाई से उस ऑयल की भरमार हो जाएगी। अब भरमार हो जाएगी, लोग बाग उसको लेंगे ही नहीं। जैसे कि आप इस टाइम में देखिए कि मार्केट में ऑयल की सप्लाई काफी ज्यादा है और लॉकडाउन की वजह से उसकी आपूर्ति हो नहीं पा रही, यानी कि उसके लोगों तक पहुंच हो नहीं पा रही। अब वो काफी बड़े सेक्टर पे उसके जो स्ट्रेटजिक कुएं हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक जो बने हुए हैं कुएं, वो फुल भरे हुए हैं। तो उन सभी में अभी गतिविधियां नहीं हो पा रही है। तो क्या है कि जो परिवहन गतिविधि नहीं होने से, सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस कमी है। भारत में आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो मांग या डिमांड में कमी कब होगी? जब इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाएगी। जैसे आप देख रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी कम हो गई है, रिसेशन की स्थिति चल रही है, परिवहन व्यवस्था चल नहीं रही, पूर्ण तरीके से इंजन बंद पड़ा है। तो क्या है, आज का आप उदाहरण देख के इसको समझ सकते हैं। और इसको आप इस उदाहरण से भी समझिए कि 2008 में जब अमेरिका में महामंदी आई थी, उस वक्त यानी 2008 से पहले, यानी 2008 जब मंदी आई थी उससे पहले जो तेल की कीमत थी वो 145 प्रति डॉलर बैरल था। जो मंदी के बाद में इसकी कीमत $40 प्रति बैरल होगी, यानी 2008 की मंदी के बाद में। तो ये मांग और आपूर्ति का काफी फर्क पड़ता है, यानी सप्लाई दी जाए तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है। और सप्लाई बढ़ाने के कारण हो सकते हैं, यानी कि सेल ऑयल है उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाए और देशों में ऑयल का उत्पादन ज़्यादा हो जाए। अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब यही समझ रहा हूँ ना कि सेल ऑयल का उत्पादन ज़्यादा हो गया। दूसरा, देशों में ऑयल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर हो रहा है। जैसे कि मध्य एशिया में देखिए उत्पादन काफ़ी बड़ी स्केल में हो रहा है, क्योंकि उत्पादन करना बंद कर नहीं सकते वो। अगर वो उत्पादन बंद कर देंगे तो उनकी मशीनें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो पाइप होता है उसमें ऑयल हमेशा के लिए जाम हो जाता है। और जो मतलब उनको नुकसान है, जो आज ऑयल उत्पादन कर रहे हैं, जो फ्री में ऑयल दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा उस नुकसान उनको मशीन बंद करने में है। और प्राइस वॉर शुरू हो सकता, प्राइस वॉर भी है ये सप्लाई बढ़ने का कारण। और न्यू रिसोर्स है जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह मिलना, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। और जो मेन कारण है वो है अनएक्सपेक्टेड शॉक। अब अनएक्सपेक्टेड शॉक क्या है? यानी अचानक हुई घटना। अब अचानक हुई घटना क्या है? जैसे कि यूएसए में 2005 में एक हरिकेन और कैटरीना नामक दो चक्रवात आए थे वहां पे। अब ये दो चक्रवात क्या थे कि इनके द्वारा वहां पर सप्लाई है वो बहुत कम हो गई थी। अब सप्लाई कम होगी और मान लो किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब मान लो मार्केट में फ़ोन की सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग बाग उसकी मांग ज़्यादा करेंगे, तो फ़ोन की मारामारी होगी। तो मारामारी होगी तो लोग बाग क्या करेंगे, उसकी प्राइस को ज़्यादा कर देंगे, यानी कि किसी में 2,000 बढ़ाए, किसी में 10,000 बढ़ाए, तो ऐसे प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर सप्लाई कम होगी। तो प्रेजेंट में क्या है कि ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी प्राइस कम हो रही है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब दोस्तों मेन कारण क्या है कि जो अभी प्रेजेंट में फ्यूचर क्रैश, जो कि आपने यहाँ पे आपने अध्ययन किया होगा, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऑयल फ्यूचर क्रैश। ऑयल फ्यूचर क्रैश क्या होता है दोस्तों, कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं कि आपने कभी सुना होगा हेजिंग नाम का शब्द सुना होगा। हेजिंग क्या है कि फ्यूचर में जो आपको डर है उससे पहले ही आप हेजिंग करके उसकी फ्यूचर के लिए कीमत तय कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी कंपनी, जो मध्य एशिया में कंपनी है, उससे भारत समझौता करता है हेजिंग के थ्रू, यानी फ्यूचर मार्केट के थ्रू। अब फ्यूचर मार्केट क्या होता है कि फ्यूचर मार्केट में ये होता है कि आप किसी व्यक्ति की, व्यक्ति की या किसी कंपनी को आप आज की तारीख में किसी व्यक्ति को ऑयल को आने वाली तारीख के लिए बेच सकते हैं। यानी कि मैं जैसे बता दूं 20 अप्रैल के लिए
आपने 2 महीने पहले ही, यानी आज आप 20 अप्रैल है, जैसे मान लो आज 6 मई है, 6 मई को आप मुझसे आके बोल रहे हो कि आप तेल का उत्पादन कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूँ। यानी कि फ्यूचर वादा, यानी एक वायदा होता है फ्यूचर के लिए, वो करना चाहता हूँ कि आने वाले 2 महीने के बाद में जो आज कीमत है, यानी आज कितनी कीमत है, मान लो आज कीमत 50 रुपये है, और इस 50 रुपये कीमत में मैं आने वाले 2 महीने की 6 तारीख को, हाँ, जो आ गई 2 महीने बाद 6 तारीख आएगी, उसको मैं आज जो 50 रुपये में मैं तय कर रहा हूँ, उसी रुपए में मैं आगे चाहे वो कीमत बढ़े या घटे, मैं उस कीमत में आपसे ये ऑयल ले लूंगा। अब क्या है, सबने बहुत पहले, यानी कि मार्च महीने से 2-3 महीने पहले फ्यूचर मार्केट कर लिया था ऐसे कंपनियों के साथ में, जो कंपनियां तेल का उत्पादन करती है, ऑयल का उत्पादन करती है, क्रूड ऑयल का उत्पादन करती है। अब उनसे फ्यूचर मार्केट में ये प्रॉमिस ले लिया। अब क्या है कि ये कोरोना वायरस को देख के उनको पता लगा कि मार्केट में ऑयल की सप्लाई काफी ज्यादा है, और आज तो मार्केट में ऑयल की कीमत है -$37 प्रति बैरल है, तो मैंने इसको काफी ज्यादा महंगा ले लिया। तो इसमें फ्यूचर मार्केट में एक प्रोसेस होता है कि आप आज कीमत तय करके, यानी कि आप कीमत तय करेंगे तो आप बेचने के लिए बाध्य हैं, कंपनी है वो बेचने के लिए बाध्य होगी, उसको उत्पादन करना होगा उस स्केल पे। पर जो कंपनी जैसे कि ओएनजीसी है, वो लेने के लिए बाध्य नहीं है, अगर उसने फ्यूचर ट्रेड किया है तो लेने के लिए बाध्य नहीं है, वो ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। बस उसको जो पैसे दिए हैं उसने फ्यूचर ट्रेड के लिए, यानी लाखों रुपए, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये फ्यूचर ट्रेड में होता है। तो काफी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ओएनजीसी है, वैसे ऐसे ही सारी कंपनियां हैं, उन्होंने डब्ल्यूटीआई स्तर पर, यानी कि क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई स्तर पर जो वादा कर लिया था, भाई हम ले लेंगे, डब्ल्यूटीआई जो देश है उनसे, भाई हम इस स्थिति पर आपसे ऑयल ले लेंगे। और जो अब कोरोना की स्थिति आई, अब उन्होंने अपने हाथ उठा दिए कि हम नहीं लेंगे भाई, क्योंकि अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से ही जो स्ट्रेटेजिक कुएं हैं वो भरे पड़े हैं, तो हम इन चीज़ों को ले नहीं सकते, क्योंकि ऑयल हमारे पास पहले ही सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और उसी का यूज़ नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से। तो वो देश उत्पादन करके उनके पास में भी पहले से इकट्ठा पड़ा है और वो उत्पादन करना बंद कर नहीं सकते। तो मेन कारण ये रहा कि उत्पादन करना बंद नहीं कर सकते और उनको बेचना ऑयल को जरूरी है, क्योंकि फेंक तो सकते नहीं, क्योंकि एक तरह से प्रदूषण है। तो इस वजह से ऑयल की कीमत काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुकी है। अब आप कहोगे कि भारत इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहा। अब जो वायदा बाजार है, डब्ल्यूटीआई स्तर पर भारत करता नहीं है। भारत जो भी कीमतें तय होती है भारत की, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ब्रेंट, BRENT, जो कीमत मानक है, इसके आधार पर भारत कर रहा है। जो ब्रेंट है उसने कीमत मानक कम की नहीं, उसकी कीमतें आज ही वो उसी स्तर पर है। दूसरी बात, भारत डब्ल्यूटीआई का भी हिस्सा है। भारत ऐसे भी कर सकता है कि वो डब्ल्यूटीआई से माइनस में, जो माइनस में ले सके। और यही नहीं, जो ऑयल है, दुबई के ऑयल है, मध्य एशिया के ऑयल है, इनमें भी यही स्थिति होने वाली है कि जो माइनस में, यानी कि जीरो बेस पर $0 में ऑयल देंगे, यानी कि आपसे रुपए नहीं लेंगे और आपको ऑयल फ्री में देंगे। ये इसमें भी होने वाली है, बैंक में भी। तो क्यों ना भारत इसका फायदा उठाए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। दोस्तों, बिल्कुल फायदा उठा सकता है भारत, पर कुछ सीमाएं होती हैं किसी देश की, वो सीमाओं के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि डॉलर का कुछ मूवमेंट होता है। जैसे कि आप डॉलर का मूवमेंट को समझें कि जो डॉलर की, मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से समझें कि जो प्रेजेंट में डॉलर की वैल्यू है, वो आप ऐसे समझें कि $1 बराबर 70 रुपये है, और वो $1 बराबर 75 रुपये हो जाए, तो क्या है, रुपया आपका कमजोर हो गया। रुपया कमजोर कैसे हो गया? जो डॉलर आप $1 70 रुपये में, यानी 70 रुपये में आप $1 लेते थे, या फिर $1 देकर आप 70 रुपये ले सकते हैं, आज $1 देकर आप 75 रुपये ले रहे हैं, तो रुपया कमजोर हो गया ना। यानी कि $1 है, उसको आप अब 75 रुपये देने पड़ेंगे, जो पहले आपको $1 के 70 रुपये देने पड़ते थे, तो आज $1 के आपको 75 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रुपया कमजोर हो गया। जैसे ही डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो आयात का बिल भी बढ़ जाता है। आयात का बिल बढ़ जाता है ना, क्योंकि मान लो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो आपको 70 की जगह कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 75 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपका आयात का बिल कितना हो गया, 75 रुपये हो गया, मान लो 1 लीटर ऑयल का। अब आयात का बिल बढ़ गया, तो उससे क्या, आपका सीएडी बढ़ेगा, यानी कैश, जो सीएडी यानी जो बोलते करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, जो भुगतान संतुलन की स्थिति होती है, वो बढ़ेगा। तो उससे क्या है, आपके जो प्राइस हैं वो काफी नीचे जाएंगे, यानी कच्चे तेल की मांग कम हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं डॉलर का मूवमेंट भी काम करता है, क्योंकि
कच्चे तेल की मांग कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। मान लो आज जैसे कि कच्चे तेल की मांग कर नहीं रहा भारत, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कच्चे तेल की जरूरत नहीं है भारत को, तो मांग कम होगी भारत की, तो ऑटोमेटिक जिस देश से अगर कच्चे तेल लेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगा। अब ऐसा ही क्या है कि अब सट्टा बाजार है प्रेजेंट में, स्पॉट मार्केट होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है। अब मैंने फ्यूचर मार्केट के बारे में बता दिया, स्पॉट मार्केट जो वर्तमान में चल रहा है। अब भारत क्या है, जो वर्तमान स्थिति स्पॉट मार्केट की तरह है भारत की। आप इसको इस तरह से समझेंगे कि आप इसको इस उदाहरण से समझिए। हाँ, अब आपके मन में, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वैश्विक स्तर पर जो गैर परंपरागत स्रोत है उनसे दीर्घकालीन और लघुकालीन जो होता है वो फायदा होता है कुछ ना कुछ, तो वो फायदा भारत को मिलेगा। अब वो फायदा कैसे, जैसे कि मान लो, और यही नहीं कारण, काफी और भी कारण हैं इसके, जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे होने के वैश्विक तनाव भी होता है, और वो जैसे कि आंतरिक या आपसी एक दूसरे से युद्ध है। जैसे कि अभी साउथ, जैसे क्या नाम है इसने, रूस ने सऊदी अरेबिया के साथ में एग्रीमेंट तोड़ा है, जो वहाँ की सप्लाई आपूर्ति की एक दूसरे के साथ में है, कि भाई हमारे यहाँ पे जैसे कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, यानी हमने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का उत्पादन कर लिया था, आप लोगे हमसे, और आप ज़्यादा उत्पादन कर लिया तो हम आपको देंगे, वो सभी प्रभाव होता है। तो दबाव बनाकर सप्लाई की जाती है, जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया यूएसए है, तो यूएसए पे दबाव बनाकर सप्लाई कर रहा है ज़्यादा। अगर वो सप्लाई ज़्यादा नहीं करेगा, यानी यूएसए पे दबाव बनाकर सप्लाई कर रहा है अमेरिका कि भाई हमारा ऑयल तू ले, नहीं हम तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो सऊदी अरेबिया को दबाव में आना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का भी फर्क पड़ता है। और हाल में जो कीमतें घट रही है, क्योंकि सुप्रीमेसी यानी कि बादशाहत जो बात है, वो भी काफ़ी इस लड़ाई में योगदान दे रही है। जैसे कि अमेरिका की बादशाहत है, वो काफ़ी नेगेटिविटी में लेके चल जाती है, क्योंकि किसी देश पर दबाव बनाकर उससे अधिक उत्पादन कराकर, या फिर उसके पास में अधिक से अधिक माल की आपूर्ति कराकर, या फिर ऑयल को देकर दबाव बनाकर, या फिर ऐसा कहा जाता है कि मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दूंगा। काफ़ी वैश्विक कारण भी होता है तेल की आयात, मतलब तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के। अब जैसे कि आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे, कोविड 19 है, उसमें तेल की मांग कम हो रही है, जो भारत है उसमें भी क्या है कि स्टोरेज है जो फुल हो गया, यानी कि अपने पास में 70% से ज़्यादा स्टोरेज हो गया है भारत के पास में। और रिस्क है, जो लागत जनित रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सभी की वजह से यानी अधिक से अधिक उत्पादन हो गया, यानी मांग हो नहीं रही, ऑयल का ज़्यादा उत्पादन हो गया। और जैसे कि आप देख रहे हो साउथ अफ्रीका ओपेक देश है, और ओपेक प्लस वाले देश है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो गई, यानी कि ऑयल का ज़्यादा उत्पादन हो गया, सप्लाई हो नहीं पा रही, और मांग है नहीं। तो जो स्ट्रेटजिक उनके पास में जो कुएं हैं वो फुल भरे हुए हैं, तो ऑयल की सप्लाई हो नहीं पा रही, तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन तो होता ही रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, तो कीमतें क्या है ऐसे ही ऊपर नीचे उछाल मारती रहेंगी। अब जो कीमतों का निचला स्तर है, इसका भारत को फायदा उठाना चाहिए, आप यही सोच रहे होंगे। पर जैसे कि आपको मैं बता दूं कि भारत पहले से ही 80% तेल का आयात करता है, और वो आयात करके रखा हुआ है। और जो स्ट्रेटजिक इनके कुएं हैं भारत के, वो सभी आज पूर्णतः से भरे हुए हैं। अब उनमें जैसे कि आईओसी है, एचपीसीएल है, या फिर बीपीसीएल है, ये पूर्णतः भरे हुए हैं। इनके द्वारा जो कोयल सॉरी इनके द्वारा जो कच्चा तेल एंड क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, वो आज फुल स्टॉक है इनके पास में। और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें किस प्रकार से तय की जाती है, ये आपको जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्रोसेस होता है, उसके तहत इसी कीमतें तय की जाती है। अब जैसे कि मान लो आप, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि भारत को इसका फायदा लेना चाहिए, कि भारत क्यों ना भारत इससे फायदा ले, और जो कीमतें हैं वो माइनस में लेकर हम सभी तक कीमतें जो है यानी कि फ्री में हमको ऑयल उपलब्ध कराएं। पर दोस्तों, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में ये सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ईरान है, जैसे ही मान लो भारत और ईरान के बीच में ऑयल का यानी ईरान से हम ऑयल लेते हैं और ईरान को हम चावल देते हैं। अब एक दूसरे का यानी कि ये आर्थिक संबंध बने हुए हैं। अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान है, उससे हमने ऑयल का इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, और रिफाइनरी प्रोसेस होता है, यानी काफ़ी सारे प्रोसेस होता है, उसके तहत उसकी आय होती है, यानी हम उससे ऑयल लेंगे तभी तो उसकी आय होगी। अगर हम उससे ऑयल लेंगे ही नहीं तो उसकी आय होगी नहीं। अब हर देश का एक दूसरे से कुछ संबंध होता है। अब संबंध कैसे होता है, मान लो आज हम ईरान को, ईरान के ले लें कि अगर हम उससे ऑयल का निर्यात नहीं करते हैं, तो उसके पास, वहाँ के लोगों के पास आय नहीं होगी। आय नहीं होगी तो उनके पास मांग नहीं होगी।
तो वो चावल की मांग नहीं करेंगे। तो भारत का कहीं ना कहीं चावल है वो आज सड़ रहा होगा, क्योंकि हम उनसे ऑयल की मांग नहीं करेंगे तो वो हमसे जो चावल है उसकी मांग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यही हमारा बेसिक अर्थशास्त्र है, जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था अगर खतरे में है तो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक खतरे में चली जाती है, यानी प्रभावित जरूर होती। तो ये जो ऑयल का स्तर है जो माइनस में जा रहा है, ये कोई लाभदायक स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे किसी देश की आय कम होगी तो वहाँ के जो लोगों की जो आवश्यकता है जो भारत पूरी कर रहा है, चावल की या फ्रूट्स की है, या फिर भारत के द्वारा काफ़ी विषय हैं, काफ़ी वस्तु हैं जो निर्यात की जाती है, उनकी मांग नहीं होगी। यानी किसी देश के पास आय होगी तो वो कहाँ से आय करेगा, यानी कहाँ से निर्यात करेगा, यानी इराक कहाँ से आयात करेगा, यानी भारत से कहाँ से किसी वस्तु का आयात करेगा। तो एक दूसरे देश में आयात और निर्यात की श्रृंखला बनी रहनी चाहिए। और वही दूसरी विषय वस्तु मैं आपको बता दूं कि आयात निर्यात की श्रृंखला बनी रहे, उसके द्वारा ही हम प्रोसेस को बना सकते हैं। अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो कीमतें इतनी कम होने के बावजूद भी भारत डब्ल्यूटीआई से कीमतें डब्ल्यूटीआई से ऑयल लेकर कीमतें कम क्यों नहीं कर देता, यानी कि हमें यानी कि 0 रुपए में या फिर हमें बिल्कुल फ्री में ऑयल क्यों नहीं उपलब्ध कर देता। दोस्तों बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे कि आप मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल है वो प्राइस है, किसी देश से हमने क्रूड ऑयल लिया, करंट प्राइस यानी फॉरेन एक्सचेंज में लिया हमने उसको। अब लेने के बाद में क्या है कि हमने उसको क्या किया, आगे प्रोसेस किया कि किसी डीलर के पास में आया, डीलर के पास में आने के बाद में रिफाइनरी प्रोसेस, जो कच्चा ऑयल है उसको रिफाइनरी किया, यानी कि उसमें रिफाइनरी प्रोसेस लगाई, उसमें रिफाइन करने के बाद में उसको परिष्कृत ऑयल बनाया, क्योंकि जो अनरिफाइंड ऑयल होता है उसको रिफाइंड ऑयल किया गया, और उसको रिफाइन करने के बाद में उसे यानी कि विद्युत मतलब सॉरी वाहन वाहन में डाले जाने योग्य बनाया गया। उसके बाद में उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो प्रोजेक्ट में आप टीवी में देख रहे होंगे, भारत ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस बढ़ाकर कीमतें ऊपर कर दी जाती है, यानी कि कोई देश अगर मान लो हमें फ्री में भी ऑयल देगा तो हम ये सभी प्रोसेस करके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाकर उसकी कीमत को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी 50 60 70 80 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्टेट है वो वैट लगा देता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगा देता है, उसके थ्रू फिर उसके बाद में जो कंज्यूमर तक आ पाता है ऑयल, जिसकी कीमतें आप जैसे कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें 60 या 70 रुपए जो भी निर्धारित की जाती है। तो इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, बीमा प्रोसेस भी जुड़ता है इसमें, इसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो माल परिवहन सुविधा है वो भी जुड़ता है, यानी साथ में जो प्रोसेस होता है, यानी जिसमें किसी हानि है या फिर हानि के साथ में मान लो रास्ते में आग लग जाती है तो उसका प्रोसेस भी जुड़ता है। तो सभी तरह का प्रोसेस होता है, बीमा जुड़ता है इसमें, साथ में जो मार्केट में परिष्कृत किया जाता है उसकी प्राइस जुड़ती है, तब जाके कंज्यूमर तक आता है और उसकी प्राइस लास्ट में तय की जाती है। इन सभी प्रोसेस के माध्यम से जो प्रोसेस है उसके बाद भारत को अगर फ्री में ऑयल मिल रहा है और इन सभी प्रोसेसों को जोड़कर भारत जो परिष्कृत ऑयल करता है तो यहाँ पर जाके उसकी कीमत यह निर्धारित की जाती है। मान लो कोई देश हमको 0 में देगा तब भी भारत देश उसको इतने रुपए में 60 70 रुपए में तय करेगा, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस होता है प्रोसेस करने का। और यही नहीं, कोई देश आपको परिष्कृत करके भी देता है ऑयल कि हाँ मैं आपको पूर्णतः आपको ऑयल बनाकर दे रहा हूँ मैं, जो आप डायरेक्ट आपको ऑयल को यानी कि आपको ऑयल को डायरेक्ट परिवहन में डालना है और आपको फ्री में दे रहा हूँ मैं, तब भी भारत क्या करेगा कि इस टाइम पे जरूरत है कर संग्रह की, नहीं अधिक से अधिक भारत कर संग्रह कर सके लोगों से। जैसे कि आप देख रहे हो शराब में आज अधिकाधिक मात्रा में कर संग्रह किया जा रहा है, तो वो कर संग्रह की मात्रा अधिकाधिक है। जैसे देख पा रहे होंगे आप 70% राजस्थान में शराब की कीमत है उसमें 70% बढ़ोतरी की गई है, जिसमें उसमें स्टेट में वैट लगाया गया है उसके अंदर, तो उससे 170 रुपये में हो रही है। उसी प्रकार से ऑयल की कीमत है, अगर वो ऑयल हमें किसी देश के द्वारा परिष्कृत करके भी 0 रुपये में दिया जा रहा है, यानी कि हमको -50 रुपये में दिया जा रहा है कि आपको हम पैसे भी देंगे और ऑयल भी लो, तो भी बात ऐसे ऐसे प्रोसेस लगा के वैट लगा के रिफाइनरी बीमा बीमा जैसे प्रोसेस लगा के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाकर उसकी कीमत को 60 70 रुपये में ही हमें देगा, क्योंकि उसको अधिक मात्रा में कर का संग्रह करना है, जिससे उसको कर के संग्रह करके यानी फिजिकल डिफिसिट है या फिर जो उसका प्रोसेस है, यानी कि वो लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी सारे प्रोसेस है टैक्स वैक्स लगाकर, यानी कि जो काफ़ी सारे प्रोसेस है तो आगे यानी टैक्स वैक्स लगाकर वो अधिक से अधिक लॉकडाउन में फ़ायदा ले सके, और जो भारत के जो क्या नाम है अभी फिजिकल डिफिसिट चल रहा है या फिर राजस्व हानि चल रही है उसको पूरी किया सके और लोगों तक अधिकाधिक मात्रा में
पैसे पहुंचाए जा सके। काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, उन सभी की प्रोसेस को देखा जाएगा। और जैसे कि फ्रेंड्स, आपके सवालों की श्रृंखला में सभी प्रोसेस में सवाल दे चुका हूँ। अगर आपको कोई सवाल की या फिर कोई आपकी शंका हो, या फिर आपको लगता है कि भाई सरकार इसमें टैक्स संग्रह को बढ़ा रही है या फिर क्या प्रोसेस कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन में टैक्स संग्रह होना बहुत जरूरी है सरकार को, क्योंकि और कोई स्रोत बचा ही नहीं है टैक्स संग्रह का। ऑयल जैसा प्रोसेस है या फिर शराब जैसा प्रोसेस है, आज यही प्रोसेस है जिसे अधिक टैक्स लगाकर सरकार अधिक अपने फिजिकल डिप्सिडेंट राजस्व जो घाटा चल रहा है उसको पूरा कर सके। तो वो ऑयल के द्वारा करेगी या फिर अन्य विषय वस्तु के द्वारा करेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये निश्चित बात है कि आज ऑयल की कीमतें माइनस जो आपने देखा 37.63 डॉलर प्रति बैरल माइनस में चल रही है। यानी कि आपको किसी देश द्वारा ऑयल अगर लिया जाएगा, उसे फ्री में ऑयल भी दिया जाएगा और साथ में उसे लाभ भी दिया जाएगा। यानी कि फ्री में ऑयल इतने रुपए भी दिए जाएंगे उसके करंट अकाउंट डिपॉजिट में, और साथ में उसे ऑयल भी दिया जाएगा। तो कर संग्रह की वजह से भारत ऑयल की कीमतों को नीचे नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, थैंक यू।